हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी पर। और आज हम जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके जितने भी एप्लीकेशंस हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर में इसके एम्पियर के परिपथीय नियम को भी हम डिटेल से समझ लेंगे और इसके जो तीनों एप्लीकेशन जो हमारे पास हैं उनको भी एकदम डिटेल से हम समझ लेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंत में जो आने वाला जो अपना टॉपिक है सोलेनॉइड जो है, उस पर एक बड़ा प्रश्न आता है, बहुत बार आया हुआ है, और उसका जो रिजल्ट आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, वो भी अगले टॉपिक्स में बहुत बार काम आएगा। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एम्पियर्स लॉ जो है इसको हम पढ़ते हैं। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, पहली बात इस पर ध्यान रखना, एनी क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल स्टेडी करंट I इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। अब ऐसे याद रखो कि जब हमने गाउस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हमने क्या पढ़ा था, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। यहां पर E डॉट ds की जगह क्या बन जाएगा, यहां पर बनेगा B डॉट dl, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तो मैग्नेटिक फील्ड। ds जो होता है सरफेस इंटीग्रल जो हम करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर इंटीग्रल हो जाएगा। Q जो होता है वहां यहाँ पर जैसे चार्ज जो होता है वो इनक्लोज्ड था, यहाँ पर जो होगी वो धारा होगी, करंट होगा, तो हमने लिख दिया I इनक्लोज्ड। और एप्सिलॉन नोट जो होता है नीचे आता है, ऊपर क्या आता है, यहाँ पर म्यू नोट होता है, ठीक है। ये बन जाता है सिमिलरिटी से एम्पियर का नियम। अब इसको समझ देंगे इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको करंट दिख रहे हैं, कोई करंट ऊपर जा रहा है, कोई करंट नीचे आ रहा है, इस प्रकार से बहुत सारे करंट्स हैं और इनको हमने क्या कर दिया, एक लूप की हेल्प से बंद कर दिया, ठीक है। इस लूप की हेल्प से क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस लूप पर इन सभी करंट्स के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ये आपको दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी है सबकी अलग अलग, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। और इस पाथ की जो लेंथ है, कहीं पर भी हम काटेंगे, जैसे डीएल वेक्टर्स आ रहे हैं, ये जितने भी देख रहे हैं ना आपको डीएल वेक्टर, ठीक है, सबकी डायरेक्शन आएगी इनके टेंजेंशियल आगे की ओर, ठीक है, इस प्रकार से टेंजेंशियल आगे की ओर। तो हम क्या कहेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इस पूरे क्लोज पाथ पर लीनियर जो इंटीग्रल होता है, जिसको हम B डॉट dl बोलते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये जो पूरा लूप है इसके अंदर कितना करंट आ रहा है, उस करंट को हम जोड़ते हैं और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है। मतलब इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, ठीक है। तो ये हो जाता है फॉर्मूला, याद रखना, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब क्या करते हैं हम, देखो सबसे बढ़िया जो एम्पियर का नियम लगता है, किन स्थितियों पर लगता है, किन परिस्थितियों में लगता है, वो हम बात करते हैं। तीन स्थितियां हैं। या तो जो ये एम्पियर का नियम है इसमें टेंजेंशियल और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो। टेंजेंशियल का मतलब जो है जिधर लूप की जो डायरेक्शन है उस पॉइंट पर, वहीं पर उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो। मतलब B और DL के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री का हो। B इज पैरेलल टू DL, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि एक तो B और DL के बीच में एंगल 0 होने से cos थीटा जो आएगा, B डॉट DL जब हम ओपन करेंगे तो B DL cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, cos 0 1, और कांस्टेंट होने से B की वैल्यू बाहर भी आ जाएगी। मतलब टेंजेंशियल होगा तो थीटा की वैल्यू 0 और कांस्टेंट होगा तो B की वैल्यू बाहर आ जाएगी। जिस प्रकार से हम गाउस लॉ के एप्लीकेशंस करते थे तो उसमें भी यही स्थितियां बनती थी। सेकंड क्या हो, या फिर वो परपेंडिकुलर ही हो। परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, B इज नॉर्मल टू DL वेक्टर, मतलब एंगल हो जाएगा थीटा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का होने से cos नंबर होता है 0, तो B DL मल्टीप्लाई बाय 0, टोटली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। अब तीसरा जो है वैनिशिंग फील्ड, मतलब क्या हो, B खुद ही 0 हो रहा हो, करंट भी है, लूप भी हमने बनाया, पर ऐसे मान लो कि एक तो करंट की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, एक करंट की डायरेक्शन है नीचे की ओर, दोनों करंट आपस में बराबर हैं, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। ऐसी कंडीशंस में B का काम ही खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये जो इंटीग्रल है वही 0 बन जाएगा। अब इसके सबसे पहले एप्लीकेशन पर हम बात करें, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब क्या है, एक लंबा सीधा धारावाही चालक है जिसके कारण r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी होती है। परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से आता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण, लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है, अपने को एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बनाना है, मतलब एक धारावाही चालक लेना है, से कैपिटल R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है। ऐसे पॉइंट कई होंगे तो हमने क्या बना दिया, एक लूप बना दिया। अब आपको पता है जब हमने पढ़ा था बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था, तो मान लो इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, हमें अंगूठा करना है करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियों को घुमाना है। जैसे ही आप इसमें वायर के अलोंग करोगे अपना अंगूठा,
जो अंगुलियां आएंगी वो इस प्रकार से आएंगी राइट हैंड की, ठीक है ना। तो बी की डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी जो यहाँ पर टेंजेंशियल है, और डिस्टेंस बराबर होने से सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी, क्योंकि बायो-सावर्ट का नियम क्या कहता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर आर की वैल्यू समान है वहां पर बी की वैल्यू क्या रहेगी, समान रहेगी। इससे ये जो हमने लूप पर पॉइंट लिया है, कोई भी एक पॉइंट लिया, वहां पर डीएल की जो डायरेक्शन है वो भी लूप की डायरेक्शन हमने बना ली, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, वही एम्पियर का नियम लगाएंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। जब हम बी डॉट डी एल को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, डीएल और बी के बीच में 0 है, तो थीटा की वैल्यू 0 होने से क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। ये जो बी है वो बाहर लिख देंगे हम, क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पर बी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कहां पर, लूप के हर एक पॉइंट पर। तो बी को हमने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्यों आ गया अब, क्योंकि इस लूप के अंदर जो है एनक्लोज करंट कितना है, कैपिटल आई, जो इसमें वायर में बह रहा है। अब ये जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, कि इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब ये हो जाएगा, ये जो छोटे छोटे हमने अल्पांश लिए हैं, एलिमेंट लिए हैं, इन सब की लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी, किसकी, लूप की, लूप की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, टोटल कितनी आ जाएगी, 2 पाई कैपिटल आर। तो हमने लिख दी 2 पाई आर, इस 2 पाई आर को हम इधर भेज देंगे, तो बी की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर मान लो एक सर्कुलर लूप होता है, उसके सेंटर पे कितना आता है मैग्नेटिक फील्ड, वो आता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। सेंटर पर जो आता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, किसके, करंट कैरिंग लूप के। और अगर वायर अगर सीधा हो तो कितना आता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। अब ये जो है वो आपके एग्जाम्पल है 4.7, एनसीईआरटी में 4.7 एग्जाम्पल दे रखा है, वही हम करते हैं। एक तरीके से है क्या, ये परीक्षा में प्रश्न आता है इसका। तो ये है क्या, देखो जैसे मान लो एक वायर है, ये आपको जो दिख रहा है वो एक वायर है, पर ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो काफी बड़ा है, दिखाया गया आपको। इसकी रेडियस कितनी है, वो कैपिटल, इसकी रेडियस कितनी है, वो है स्मॉल ए। यहां तक आपको जो इसके सेंटर से इसकी रेडियस दिख रही है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने को डायग्राम में दिख रहा है। हमें क्या करना होता है, एक तो आर ग्रेटर देन ए और एक आर लेस देन ए, मतलब पहला केस तो होगा आउटसाइड द कंडक्टर एंड इनसाइड द कंडक्टर। इन किसी भी पॉइंट्स के ऊपर अपने को मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम, हमारे पास तरीका क्या रहेगा, इसके सेंटर से एक तो स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर पर कोई बिंदु लेंगे, एक स्मॉल आर डिस्टेंस अंदर कोई बिंदु लेंगे। इन दोनों को बिंदु लेकर हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। करेंगे कैसे, एक लूप बनाकर, ठीक है। लूप का तरीका क्या रहेगा वो देखो, पहला जो केस है आर ग्रेटर देन ए, मतलब कब, मैग्नेटिक फील्ड जब हम आउटसाइड में निकालते हो तो अपने पास क्या है, देखो ये तो दे रखा है वो वायर, वायर का रेडियस हो गई वो स्मॉल ए, ये आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने जो पॉइंट्स लिए हैं ऐसे, उनसे हमने क्या बना दिया, एक पूरा लूप बना दिया। लूप बनाने के बाद में यहाँ पर जो है वो डीएल की डायरेक्शन हो जाएगी टेंजेंशियल, लूप जो है उस पर आपने क्या करनी है, टेंजेंट खींचनी है, वो डीएल की डायरेक्शन हो जाएगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी किधर होता है, टेंजेंशियल होता है। क्यों होता है, जैसे आप इस पर आई की डायरेक्शन में क्या करोगे, अंगुलियां करोगे, तो बी क्या जाएगा, अपने आप मिल जाएगा अपने को, और वो किधर है, टेंजेंशियल, इस प्रकार से है। तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे एम्पियर का नियम, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज्ड कौन सी होती है, जो इस लूप के अंदर आ रही है, और जितने भी इसमें पूरे वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है वो सारा का सारा किस में से फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। तो हमने पूरा आई इनक्लोज्ड की वैल्यू किसके बराबर रखी, आई के बराबर रख दी। इसको ओपन करेंगे, बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आएगा, 1 आएगा, क्यों, थीटा की वैल्यू 0 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और b जो है हर एक बिंदु पर क्या है, समान है, तो हम b को बाहर लिख सकते हैं। तो b हमने बाहर लिख दिया, अंदर बचा dl का इंटीग्रेशन, dl मतलब इन सारे का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितनी, जो रेडियस है इसके अनुसार, स्मॉल r रेडियस है तो कितनी आई सरकमफ्रेंस, 2 पाई स्मॉल r, ठीक है। b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट i। अब अगर हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई r को इधर भेज दो, क्या बनेगा, b आउट इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाई 2 पाई r। तो इससे अगर देखो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो क्या बचा केवल आर, तो आर वेरिएबल है यहाँ पर, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन आर। एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो हमें करंट दे रखा है ना, वो यूनिफॉर्म करंट है, मतलब क्या है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक समान रूप से आवेश बह रहे हैं, ठीक है, चार्ज जो है वो सभी जगह समान रूप से बह रहे हैं, ठीक है। ये काम कब आएगा, इसे अगले सेक्शन में आएगा, जब हम इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, मतलब आर लेस देन स्मॉल ए, ये पूरा जो वायर हमें दे रखा है इसमें सब जगह से ये करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, चार्ज आ रहे हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर कोई बिंदु लिया और उसकी जो दूरी है सेंटर से आर,
वो ए से छोटी है, मतलब अंदर हो गया पॉइंट। यहां से हमने क्या किया, एक लूप बनाया, ठीक है। चेंज कहां पर आएगा, देखो इस बार सारा का सारा करंट है ना इस लूप के अंदर से नहीं जा रहा है, हमें तो वही करंट काउंट करना है जो इसके अंदर से जा रहा है, इसके बाहर वाले करंट पर हमें ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसमें से करंट की वैल्यू निकालना ही सारा मेन उद्देश्य है। उसका तरीका ये रहेगा, आप ऐसे देखो करंट किस में से बहता है, किसी एरिया में से बहता है। इसका पूरे का एरिया कितना है वायर का, वो है पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर एरिया में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल आई है। यूनिट एरिया में से कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। हमें तो कितने में से चाहिए, ये जो एरिया है और इसका एरिया कितना है, इसकी रेडियस कितनी है आर, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमें तो चाहिए पाई आर स्क्वायर एरिया में से, तो हम क्या करेंगे, यूनिट एरिया वाला जो है आई बाई पाई ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर से। तो ये रहा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आई इनक्लोज्ड। तो वही तरीका रहेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में वहीं तक आ जाएंगे हम, डी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, पर बराबर में क्या होगा म्यू नोट आई इनक्लोज्ड, इस पर पूरा आई नहीं है, कितना है आई इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस आर से एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा, डी इन इज इक्वल टू म्यू नोट आई आर बाई 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो म्यू नोट कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ए क्या है इसकी पूरे की रेडियस, तो डिपेंड किस पे करा, केवल केवल आर पर। बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब क्या होगा, इसके सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, जब तक हम इसकी जो सरफेस है इस तक नहीं पहुंच जाएंगे। पर जैसे सरफेस से आगे जाएंगे, सरफेस से आगे जाने पर क्या होता है, बी की वैल्यू घटती जाती है, ठीक है। इसलिए जो ग्राफ दे रखा है इसमें वो ग्राफ देखना है हमें। तो इनसाइड द रीजन में क्या होगा, पहले वैल्यू बढ़ेगी, पी कहां पर मिलेगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए पर, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाएगा, फिर क्या होगा आगे वैल्यू घटती जाएगी। तो कुल मिला के ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, पहले बढ़ेगा फिर आपको मैक्सिमम मिलेगा, फिर आपको धीरे धीरे वैल्यू घटती जाएगी 1/r के हिसाब से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सोलेनॉइड को पढ़ना है, जो इसका तीसरा एप्लीकेशन। सोलेनॉइड क्या होती है, एन इंसुलेटेड वायर टाइटली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स ओवर ए सिलेंड्रिकल कोर वेयर इट्स लेंथ इज मच ग्रेटर देन इट्स रेडियस। मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे विद्युत रुद्ध तार होते हैं जिनको हमें किस पर लपेटना होता है, किसी सिलेंडर पर लपेटना होता है, ठीक है। और किस फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में, जैसे स्प्रिंग में होता है उस प्रकार से हेलिकल फॉर्म में बहुत पास पास में लपेटे जाते हैं। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी जो रेडियस होती है, ये वाली ये रेडियस, वो इसकी लेंथ की कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, ठीक है। इसी पूरी अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, इन वायर्स के अरेंजमेंट को कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, इसके अंदर और बाहर जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार का होता है वो हमें ध्यान होना चाहिए, ताकि हम इसके जो डेरिवेशन है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सके। पहली बात तो अंदर क्या होता है, फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब ये यहाँ पर देखो इससे लेके इस तक जो लाइंस बनती हैं वो लगभग लगभग क्या बनती है, सीधी लाइंस बनती है, ठीक है ना अंदर। और आउटसाइड में कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो लगभग 0 होता है। मतलब प्रैक्टिकली तो 0 नहीं होता है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से जाती हैं तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइंस तो ऊपर पहुंच जाती है, पर जब ये दूर से आएंगी और फैलेंगी तो इनकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए हम इसको कितना मान लेते हैं, लगभग 0 मान लेते हैं। अब इसका जो डेरिवेशन है वो हमें करना है कि सोलेनॉइड होती है, इसके बीच में या इसके जो इनसाइड एरिया में है कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो किस पर डिपेंड करता है। अब देखो इसमें कैसे निकालते हैं हम इसको, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान दो, ये जो आपको क्रॉस दिख रहे हैं ये अंदर की ओर वायर जा रहे हैं, और डॉट जहां पर दिख रहे हैं नीचे की ओर वहां से वायर ऊपर आ रहा है। ऊपर से वायर जाने का मतलब हो गया करंट जो है उसमें ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में अंगुलियों को घुमाना है, कर्ल करना है। अंगूठा किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हुआ, इसको आपको उल्टा समझना है, डायग्राम गलत बन गया, ये इस प्रकार से है, ठीक है। एन इधर होगा, एस इधर होगा। अब हम इस पर क्या कर देंगे, एम्पियर का नियम लगा देंगे। एम्पियर का नियम जब हम लगाएंगे तो उससे पहले हमें जो लूप मानना है वो देखो, ये लूप हमने लिया है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें से कुछ जो लूप्स हैं इसके अंदर से जा रहे हैं, बाकी जो करंट्स हैं वो बाहर से जा रहे हैं। अब इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो हमने कैसे ली है, वो हमने ली है क्लॉकवाइज, ठीक है। जिधर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर ही हमने इस लूप की डायरेक्शन भी ले ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो एम्पियर का नियम होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ये अप्लाई किया। इंटीग्रेशन है बी डॉट डी एल पर क्लोज लूप के लिए, पर यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर जो लूप लिया है, आयताकार जो पार्ट लिया है, इसको हमने 4 पार्ट्स में तोड़ दिया। पहला जो पार्ट है वो ए से बी का है, बी से फिर सी का पथ हो जाएगा, सी से डी का हो जाएगा और डी से लास्ट में ए का हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको ओपन किया, फिर ए से बी तक बी डॉट डी एल, बी से सी तक बी डॉट डी एल, सी से डी तक बी डॉट डी एल और डी से ए तक बी डॉट डी एल। जब इनको ओपन करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा और
बी डी एल कोस थीटा, सब ए से बी, बी से सी से डी से ए तक, बराबर में म्यू आई इनक्लोज्ड है। अब इन सब के लिए, ए से बी के लिए, बी से सी के लिए, इन सब के लिए हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। थीटा की वैल्यू देखो आप, ए से बी में इस डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन है, मतलब डीएल की डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो एंगल कितना हुआ, 0 को हुआ। 0 का होने से ये cos 0 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और बी डीएल cos 0 वो केवल बीएल के बराबर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हम लिख देंगे इंटीग्रेशन बीएल, ठीक है। ये बी से सी और डी से ए जो है, इनकी डायरेक्शन आप देखो, एक ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंगल 90, एक नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंगल 90, दोनों में एंगल 90 होने से cos 90 कितना होता है, 0, ये 0 हो गया। पर ये जो सी से डी वाला जो लूप का पाथ है, ये देखो आप, ये इस सोलेनोइड से या परिनालिका से बाहर है। परिनालिका से बाहर होने के कारण अपने को पता है बी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मतलब यहाँ पर वैनिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने से बी की वैल्यू ही 0 हो गई। अब इससे एकमात्र क्या बचेगा, ये इंटीग्रेशन बीएल बचेगा। हालांकि ये देखो क्या है, बी डॉट डीएल है, ठीक है। बी डॉट डीएल के बाद में हम क्या करेंगे, बी डीएल लिखेंगे, और इस डीएल की जगह हम क्या लिख देंगे, लास्ट में बीएल लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, कि इस लूप की लेंथ जो है वो ये एल मानेंगे, ये हम कुछ भी मान सकते हैं, बी मान लो एक बार के लिए। तो ए से बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास लीनियर इंटीग्रल की वैल्यू क्या बची, बी एल बची, बराबर में क्या बचा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड बचा। अब हमारा उद्देश्य रहेगा कि आई इनक्लोज्ड की वैल्यू हम फाइंड करें। आई इनक्लोज्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, वो देखो, ऐसे मानो कि इस पूरे में लूप के अंदर या इस पूरी सोलेनोइड में, पहले ये बताओ टोटल फेरे कितने हैं, एन है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एल है। इसकी लेंथ कितनी है पूरी की, वो मान लो एक बार के लिए कितनी है, एल है। तो एल लेंथ में कितने हैं नंबर ऑफ टर्न्स, एन। यूनिट लेंथ में कितने आएंगे, एन अपॉन एल, और एन अपॉन एल को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एन से लिखते हैं, ठीक है। तो इस एल लेंथ में कितने होंगे, मतलब भाई यूनिट लेंथ में तो स्मॉल एन है, तो एल लेंथ में कितने हो जाएंगे, वो एन एल हो जाएंगे। अगर मान लो एक लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैपिटल आई है, तो एनएल लूप्स में कितना होगा, एन एल इंटू आई, मतलब इस पूरे लूप के अंदर जो रेक्टेंगुलर लूप लिया है हमने, आयताकार पाश लिया है, इसके अंदर से जाने वाली धाराओं का मान कितना होगा, एन एल आई होगा। मतलब इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन हो, इसकी टोटल लंबाई होगी एल, तो टोटल लूप कितने हो गए, एन इंटू एल। और इसमें एक में अगर आई फ्लो हो रही हो तो एनएल में कितनी फ्लो होगी, एन एल आई, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से हम निकालिए, आई इनक्लोज्ड इज इक्वल टू एन एल आई, आई इनक्लोज्ड किस रख दिया, एन एल आई, ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, म्यू नॉट एन आई। ये जो लास्ट आंसर है हमें याद रखना है कि जो सोलेनोइड होती है, सोलेनोइड के सेंटर में या बीच के एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई होती है। एक चीज आपको पूछेगा नहीं, आपको एनसीईआरटी में दे नहीं रखे, फिर भी आपको समझ याद रखनी है, आगे आपके कॉम्पिटिशन में काम आ सकती है, कि सोलेनोइड जो एंड्स होते हैं, लास्ट किनारे जो होते हैं, किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है, वो होता है 1/2 म्यू नॉट एन आई, मतलब आधा हो जाता है, ठीक है। सीधी वैल्यू याद रखनी है अपने को। तो आज हमने क्या किया, हमने क्या, तीन जो एप्लीकेशन थे इनके, स्ट्रेट वायर के कारण, एक सॉलिड सिलेंडर के कारण, और एक लॉन्ग सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की। और तीनों के लिए जो वैल्यू आई थी, एक में तो आई थी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और एक में बी इज प्रोपोर्शनल टू आर मिला था हमें, एक बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मिला, और लास्ट में बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।